प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारत की अनुसूचियों के विषय में पढ़ा। पूरी अनुसूची हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। तो हमको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, तो हम एक बार पढ़कर आपको सुनाते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये तो भारत की हुई प्रस्तावना। तो आज हम लोग प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ेंगे कि आखिर प्रस्तावना का हमारे संविधान में क्या महत्व है, प्रस्तावना क्यों जरूरी है और इस संबंध में जितने भी प्रस्तावना से क्या लाभ है, प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है, तो इसके विषय में आज हम लोग पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमने एक नोट्स बनाई हुई है, आप लोग इसको कृपया देखें। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिस प्रकार किसी पुस्तक के प्रारंभ में एक भूमिका होती है जिसको पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पुस्तक को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है, कि लेखक का क्या उद्देश्य है इस पुस्तक को लिखने के पीछे, और इस पुस्तक के माध्यम से वह पाठक गण को क्या क्या संदेश देना चाहता है। उसी प्रकार संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है जिसे पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माण के पीछे संविधान निर्माताओं का क्या क्या उद्देश्य है और इस संविधान के माध्यम से वे देश में कौन सी शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते हैं तथा अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार व स्वतंत्रता देना चाहते हैं। तो प्रस्तावना का मतलब यही होता है कि जिस प्रकार पुस्तक के प्रारंभ में एक भूमिका होती है कि उससे पढ़कर यह पता चल जाता है कि यह पुस्तक किसके विषय में लिखी गई है और लेखक क्या बताना चाहता है, उसी प्रकार संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर यह पता चल जाता है कि आखिर संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान के मतलब देश में कौन सी शासन प्रणाली है और नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए जाएंगे। इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया। यह एक उद्देश्य प्रस्ताव था, इसीलिए इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। यह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। संविधान की प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने राजनैतिक जन्म कुंडली की संज्ञा दी। जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो जाती है, वहां पर प्रस्तावना से ही निष्कर्ष निकाला जाता है। यद्यपि संविधान हमारा बहुत विस्तार पूर्वक लिखा गया है, लेकिन जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध यानी कि अस्पष्ट और संदिग्ध हो जाती है, तो वहां पर प्रस्तावना से ही निष्कर्ष निकाला जाता है। और यह उद्देश्य जब संविधान सभा की मीटिंग चल रही थी, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा में, और वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान की प्रस्तावना बन गया। और वह प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। अब प्रस्तावना से लाभ क्या है, प्रस्तावना से क्या क्या लाभ है, तो प्रस्तावना से निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, प्रस्तावना संविधान के स्रोत का पता चलता है। संविधान की प्रस्तावना से संविधान के स्रोत का पता चलता है कि आखिर संविधान का स्रोत क्या है। तो संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, अर्थात भारत के लोग ही हैं संविधान का स्रोत। और दूसरा क्या है, इससे यह पता चलता है कि संविधान की शक्ति किसमें निहित है। संविधान की प्रस्तावना से ही स्पष्ट हो जाता है कि संविधान की शक्ति किसमें निहित है, सरकार में निहित है कि जनता में निहित है। तो संविधान की शक्ति किसमें निहित है, जनता में, यानी कि जनता सर्वशक्तिमान है, सरकार नहीं।
नंबर 3, इससे संविधान का उद्देश्य पता चलता है। प्रस्तावना से संविधान का उद्देश्य पता चलता है कि देश में कौन सी शासन प्रणाली होगी, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार होंगे। और नंबर 4, प्रस्तावना से संविधान के प्रवर्तन की तिथि पता चलती है। प्रस्तावना से ही संविधान के प्रवर्तन की तिथि पता चलती है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया, आंशिक रूप से लागू भी किया गया, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो प्रस्तावना से हमने लाभ देख लिया। प्रस्तावना पर आधारित महत्वपूर्ण फैक्ट यानी कि तथ्य। प्रस्तावना पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रस्तावना में संविधान की इकाई व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार किया गया है। और नंबर 2, हमारे देश को इंडिया और भारत 2 नामों से संबोधित किया गया है। इंडिया शब्द पहले और भारत शब्द बाद में प्रयुक्त किया गया है। ये सारी बातें प्रस्तावना से ही निकल कर सामने आ रही हैं। प्रस्तावना में वर्णित हम लोग रूसों की आवाज है। नंबर 4, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई है? अमेरिका से लिया गया है। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहां से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना पर केस स्टडी। नंबर 1, बेरू-बारू यूनियन बनाम भारत संघ के मामले में, बेरू-बारू यूनियन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। बेरू-बारू यूनियन का मामला सर्वप्रथम जब आया पहली बार, ये बांग्लादेश के पास का एक छोटा सा जगह है जिसको बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद हमेशा चलता रहता है, तो उसको बदलने का प्रस्ताव चल रहा था, उसी से संबंधित ये केस था। तो बेरू-बारू यूनियन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पहली बार कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संविधान संशोधन इसमें नहीं किया जा सकता, कि प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन नंबर 2 देखिए अब आ गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में क्या कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन किया जा सकता है। तो अब देखिए क्या हुआ। नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमने जो संविधान था मूल रूप से पहले, उसमें जो समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, वो मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। ये संशोधन इंदिरा जी ने जो है अपने जमाने में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष बाद में इन्होंने जोड़ा। तो प्रश्न नंबर 4, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। तो आज हम लोगों ने देखा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या क्या लाभ हैं, प्रस्तावना के जो फैक्ट हैं, प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है, प्रस्तावना आखिर क्यों लाई गई, प्रस्तावना कब पेश किया गया, प्रस्तावना कब पारित की गई, इसके विषय में हमने विस्तार से पढ़ लिया। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।